नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी बाकी अनामिका इंडियन मॉम डायरी में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट हेमंत। और आज अभी करीब आप शाम का नज़ारा देख रहे होगे, थोड़ी थोड़ी सी धूप पीछे मेरे पीछे आ रही है। और साइड में मैं आपको दिखाऊं तो इधर साइड में ये चलती हुई रोड है और मैं यहाँ पर एक पार्क में बैठी हूँ। आज हम बात करेंगे अवसाद, स्ट्रेस की। अमूमन हमारी लाइफ में किसी भी बात को लेकर जब तनातनी हो जाती है, मन में तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो हम उससे अपने आप को बचाकर कैसे रहें। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक अपनी कॉलेज लाइफ से जुड़ा एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेसफुल था उस समय पर। और मैंने अपने परिवार की मदद से उस पर विजय पाई और तो डिप्रेशन जैसी कंडीशन में जाने से हमें बच गए। क्या होता है, कभी कभी जब हम बचपन में होते हैं ना, कुछ भी बात होती है तो बच्चे मम्मी के पास आके बोलते हैं, मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। मम्मी बोलती, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, होता रहता है। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, चलता रहता है। तो बच्चे जो माँ के आंचल में आकर जो प्यार रहता है, जो जुड़ा होता है, उससे संभल जाता है। बट उसी समय यदि हम उस बच्चे को ये बोलकर या उस बच्चे के पास माता या किसी ऐसे अपने का साया नहीं जिससे उसको अपना, इससे उसको आके लगे कि हाँ भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करना, मैं बहुत कंफर्ट जोन होता है एक बच्चे का, हर इंसान का ही। तो फिर वो धीरे 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 एक एक बूंद से घट करता है, एक एक बात से लेकर व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो सकता था। ये बात है कॉलेज के मेरे उन दिनों की, जब 2004 में मैंने अपनी 12वीं का पास किया था। और उसके बाद फिर मैंने 2004 से 2005 तक, मैं आपको बताती हूँ, मैंने ड्रॉप लिया हुआ था। उसमें मैं AIEEE और PET का मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू की थी। वो तैयारी हुई, मेरे मार्क्स ठीक ठाक अच्छे आए, आशा के अनुरूप बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन हाँ इतने आए कि मुझे एक अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल सकती थी। हमारे समय में ना हम लोगों को ब्रांच का इतना नॉलेज नहीं था। जो हमारे टीचर्स हमें सजेस्ट कर देते थे, हम अपने हिसाब से वो लेते थे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिया इंदौर में। मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज चुना जिसकी रेपुटेशन, नाम है उसका IPS अकेडमी। इंदौर का काफ़ी जाना माना प्रेस्टिजियस कॉलेज है, इंजीनियरिंग में भी और बाकी जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए भी, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए काफ़ी अच्छा है। वहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं हिंदी मीडियम से थी और मैं एक छोटे शहर से आती थी। इंदौर में मैक्सिमम लोग जो है वो बिजनेसमैन हैं, मारवाड़ी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, सिंधी हैं, जैनीज बहुत हैं। और वहाँ पर काफ़ी खुला हुआ वातावरण है, जिससे आप उसको मिनी बॉम्बे मान चल सकते हैं। तो हुआ यूँ कि मैं फर्स्ट ईयर में गई, जो होता है नॉर्मली रैगिंग ये सब चलता है, होता गया। लेकिन उसके बाद ग्रुपिज्म होना स्टार्ट हुआ और मुझे इतना कुछ खास नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं 12वीं तक मैंने अपना खुद से अपना एकला चलो वाला था, अपनी पढ़ाई की, मार्क्स आए, आगे बढ़ गए, एग्ज़ाम दिया। लेकिन यहाँ आके पता चला कि यदि आपके पास ये क्वालिटी नहीं है कि आप ग्रुप गुट में चल पाए, तो आपको अकेले चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो जीना है। तो इन दैट केस मेरे साथ क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में ठीक रहा। सेकेंड ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांचेस के लोग एक साथ पढ़ते हैं। मेरे साथ हुआ यूँ कि जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक आए, लेकिन सेकेंड ईयर से मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। तो कुछ लोग जिनको मेरे बारे में नहीं मालूम था,
शुरुआत में मैंने मैथमेटिक्स में टॉप किया था अपने कॉलेज में, और मुझे ये मालूम नहीं था क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में ही रिजल्ट आया। सो मेरे एक सब्जेक्ट में बैक लगा था। वो सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं थोड़ा सकते में आ गई क्योंकि इंजीनियरिंग में ये उस समय होना आम बात थी कि अगर बहुत आप कहाँ मेरे सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैथमेटिक्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, 88 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, और बाकी सब्जेक्ट में भी ठीक ठाक थे, मतलब 60 प्लस थे। सो फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, आपको इतना कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है कि आप बाहर से आके इतना डेवलप कर लो विदाउट प्रोफेसर। सो आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं दुखी इस बात से थी कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो जैसे तैसे मैंने घर में बताया तो घर में मेरे पापा थोड़े से बोले कि कोई बात नहीं, तुम आगे मेहनत करना, निकल। तो जब मैं सेकंड ईयर में आई तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपना एक गोल बना लिया था कि मुझे कुछ भी करके टॉप करना। टॉप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे टॉप करना है। मैं आपको बताऊं, मेरा इंजीनियरिंग का जो ओवरऑल परसेंटेज है 80.22 परसेंटेज है। मेरी ऑल ओवर जो कॉलेज में थी वो 3rd रैंक थी। RGPV में अंडर 10 था 80.22। जिसने टॉप किया था उसका 85% था और मेरा 80.22 था। टोटल मैं आपको 4 साल का बता रही हूँ। इसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में। मैंने कुछ दिन जॉब किया, मैंने उसको अपने अनुरूप नहीं पाया तो मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ मैं स्ट्रेस में जा सकती थी, अवसादग्रस्त हो सकती थी। कुछ लोग ऐसे थे हमारी ब्रांच में, सेक्शन जब डिवाइड हुए, कुछ लोग ऐसे थे जो एक ग्रुपिज्म बना के चलते। अच्छे मिलेंगे प्रैक्टिकल में। अब मैंने अपना एकमात्र उद्देश्य बनाया कि पहले तो मुझे कॉलेज डेली जाना है ताकि मुझे सारी बातें पता रहे कि क्या हो रहा है। मेरे पास मोबाइल नहीं था। मुझे मोबाइल मिला था फाइनल ईयर में जब हमारा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट। वैसे तो 3rd ईयर में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट फाइनल ईयर में जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उस समय पर मुझे मोबाइल फ़ोन मिला था। और मेरे मोबाइल फ़ोन चोरी होने का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, मेरे साथ बहुत सारा ऐसा हुई है पनौतियाँ। सो सेकेंड ईयर में हुआ ही कि जैसे ही वो ग्रुपिज्म बना और उन्होंने देखा कि बाहर से एक लड़की आई है, तो सबसे पहले मुझे ये बताया कि अरे गांव से आई है, कीजिएगा, अरे गांव से लड़की आ गई है, वो तो इंग्लिश बोलना नहीं आती है, हिंदी बोलना आती है, हिंदी मीडियम की लड़की है। एक बार सुन सकता है इंसान, दूसरी बार कटाक्ष सुन सकता है, पर आपने एक ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर। क्योंकि आपके जितना अच्छा मेरा फ्लुएंसी नहीं होगी, परंतु अभी मैं आपसे बिल्कुल भी कम नहीं हूँ। जो रिफाइनमेंट होता है ना, नसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान, वो हो चुका है। और मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपने जितनी राजनीतियां करनी थी, जितनी चालें चलनी थी, जितने कुकर्म करने थे कर लिए, लेकिन उससे सबसे ज्यादा मेरा फायदा हुआ। तो इन लोगों ने फिर मेरे खिलाफ इस तरह की षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया कि उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा फैलाते रहो। अब उसमें क्या हुआ कि मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरा प्लस पॉइंट ये था, मैं अपने में अपना काम करना, टीचर के पास जाना, और टीचर को भी धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि ये लड़की किसी के वश में नहीं है, ये अपना काम खुद से करती है। जनरल स्टडी होता है, जीटी लगती है, मैंने उसका बहिष्कार किया। मैंने कहा जब आप लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो तो मैं बिल्कुल साथ नहीं। मैंने कॉलेज के फंक्शन में एंकरिंग की, ठीक है। उस समय मुझे प्रैक्टिकल में हाईएस्ट मार्क्स थे। जो सेशनल्स मिलते थे टीचर्स की तरफ से, बच्चे का परफॉर्मेंस, हाजिरी, अटेंडेंस, आपका प्रयोगशाला में क्या परफॉर्मेंस है, लेबोरेटरीज में क्या आपका परफॉर्मेंस है, हाईएस्ट मार्क्स मुझे मिले थे। थ्योरी में हाईएस्ट मार्क्स मुझे मिले थे। थ्योरी में तो आपका कोई जोन नहीं है ना, वहाँ तो RGPV में कॉपी चेक हो गई। मैंने लगातार 4 सेमेस्टर टॉप,
या सेकंड या थर्ड रैंक मेरी आई। उसके बाद क्या हुआ, इतना इन लोगों ने हवाला बताया, मेरे बैग चोरी करना स्टार्ट कर दी, लाइब्रेरी की बुक चोरी करना स्टार्ट कर दी, चप्पल तक नहीं छोड़ी भाई, चप्पल। और मैं अपने पापा की बेटी हूँ, मैंने कभी उस चीज से अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया। हाँ, 1 से 2 बार मैं रोई हूँ, पर वो गुस्सा मैंने निकाल दिया। भाई बहन मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसमें से आपका भाई जो आपकी बात को समझता हो, क्या कहना। और जो मेरी सिस्टर है वो तो उस चीज़ को समझ रही थी, क्योंकि उस समय 2008 में उसका दाखिला हो गया था और मैं 2009 जून में पास होकर निकली थी। तो ये सारी बातें हुई। जब मेरा टीसीएस का इंटरव्यू हुआ, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा इंटरव्यू टीसीएस में 1 घंटे तक चला था। एचआर, जी हाँ एचआर। टेक्निकल तो जो लिखित होता है वो क्लियर करने के बाद एक टेक्निकल होता है, दूसरा एचआर होता है। मेरा एचआर 1 घंटे तक खिंचा था। हमारे जो सीनियर्स वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हेमंत, इसका इंटरव्यू इतनी देर तक क्यों चल रहा है। तो फाइनली आप विश्वास नहीं करोगे, वो मेरा एचआर एग्जीक्यूटिव था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसने बोला, उसका नाम था हेमंत, मेरा नाम था हेमंत और उसका नाम था हेमंत। तो उसने मुझे बोला था कि तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना और दुरुस्त करो, अभी भी तुम बोल रही हो लेकिन उसको और दुरुस्त करो, उसमें कॉन्फिडेंस लाओ। क्योंकि तुम अगर कोई भी भाषा बोल रही हो, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, भले ही आपकी वोकैब कितनी अच्छी हो, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता सबको। तो उसने मुझे जो टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, आपने क्या किया। और उस समय मेरा प्रोजेक्ट था WCDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मींस CDMA। CDMA मोबाइल आपने यूज किए होंगे। उसके बाद रिलायंस ने CDMA मोबाइल भेजे थे, फिर आया था WCDMA। ये टेक्नोलॉजी है, तो उसका फुल फॉर्म होता है वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके ऊपर मेरा पूरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। और एचआर इंटरव्यू में उन्होंने सारी चीज़ें खोद के पूछी थी कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कैसे आई, मैंने क्या किया। वो लोग सिर्फ यही देखते हैं, कंपनी वाले कभी भी ये नहीं देखते कि आपकी फ्लुएंसी क्या है किसी भी भाषा में। वो ये देखते हैं कि आपको ज्ञान कितना है, आपका नॉलेज कितना है। आपको बताती हूँ, मेरा सिलेक्शन उसने मुझे तभी बोल दिया था सिलेक्टेड, लेकिन 1 घंटे तक उसने मुझे कुरेदा था। और 1 घंटे तक टिकना लोगों के ऐसे लोगों के हाथ पांव रोंगटे कांपने लगते। मेरा पहला इंटरव्यू था, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट्स इट। मैंने पहली बार उसमें गई, मैंने इंटरव्यू दिया। इसके पहले मैं किसी कंपनी में नहीं बैठी थी। हमारे हर कंपनी का एक नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि वो पहले आएगा, जो इतना भी ऊपर का लेयर रहता है, क्रीमी लेयर, उन बच्चों को लेकर जाएगा। तो टीसीएस हमारी कंपनी में पहली थी। टीसीएस बहुत सारे कंपनी कॉलेजेस में, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे मालूम था, बट उसने मुझे बोला बाहर जाके इस चीज़ को रिवील नहीं करना, यू आर सिलेक्टेड। तो मेरे मैं जितना खुश थी, उसमें से एक लड़की जो काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट थी, हरप्रीत, उसने मुझे कांग्रेस बोला। लेकिन एक लड़की ने मेरा सबके सामने मजाक उड़ाया, उसे पता नहीं क्यों ये बात बची नहीं थी। उसने मुझे बोला था, क्यों तुमने हिंदी में इंटरव्यू दिया। मैंने कहा हाँ, जाके पूछो मेरे एचआर से। क्योंकि मैंने उस समय तक अपने आप को हर तरह से तैयार, हर कसौटी पर तैयार किया था। मैंने वो सारी जो ज़रूरत होती है ना, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, वो सब मैंने सीखा था, उसके ऊपर वर्क किया था। तो दैट मैं परिपक्व थी उस समय, उस इंटरव्यू देने के लिए मैं तैयार थी। और मैंने उन लोगों की बातों को, अब साथ में नहीं गई मैं इससे, मुझे गांव वाला बोल दिया या छोटे शहर का बोल दिया। मैंने बोला तुम इंदौर का क्या है, 4 शहर मिला के इंदौर बन गया। अभी मुंबई जाओ या सिंगापुर चले जाओ तो तुम लोग तो फिर ये बोलोगे कि इंदौर गाँव। सो जो भी आपकी रियलिटी है उससे जुड़ के रहिए, हर तथ्य को, हर सत्य को अपनाइए और उस पर वर्क करिए, उसको एज अ चुनौती लीजिए। यदि आप उसको चुनौती लेंगे ना, तो आप जिंदगी में जीत जाएंगे, कोई आपको नहीं हरा सकता। और यदि आप हार गए तो कोई भी आपको सेव करने के लिए नहीं आने वाला है। दैट्स द ट्रुथ।
एंड द नेक्स्ट टाइम हम लोगों के साथ क्या हुआ कि टीसीएस में जब हम लोग गए, वहाँ पे भी ग्रुपिज्म। अगर आप साथ में जा रहे हो, वहाँ पे 4 थे, वहाँ पे आप साथ में जा रहे हो, तो मुझे पीछे छोड़ के 4 लोग लड़कियां आगे चली जा रही हैं, जिनसे ना मेरी कोई बातचीत, ना मेरी उनसे कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। फिर भी क्योंकि ग्रुप है, किसी एक बेवकूफ को फॉलो करना है तो उसको फॉलो करते हैं। मैं ये आपको अपनी पर्सनल लाइफ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत झेला है मानसिक, जो बोलते हैं ना टेंशन, स्ट्रेस, मैंने बहुत झेला है। और उसको झेल झेल के ये बाल सफेद तो हो गए थे, लेकिन जो मन में कॉन्फिडेंस आया था, क्योंकि अगर आप एक बार हार गए फिर आपको कोई नहीं उठा सकता। वही है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ही टॉप करना है, मुझे ही टॉप करना है, जो करना है कर लो। और मैंने टॉप किया। मुझे ये था कि मैं अपनी फैमिली को प्राउड करा के रहूंगी कि मैंने इंजीनियरिंग में लिया है दाखिला, तो मैं करवा के रहूंगी, बिना किसी पैसे, बिना किसी, जो नॉर्मल सरकारी कॉलेज में फीस लगती थी 23,000 रुपए, उसी में मैंने पढ़ाई। और उसके बाद साथ ही साथ मैं सीबीएसई के छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको मैं ट्यूशन पढ़ा। मैं जो हमारे कॉलेज में पार्टीज होती थी, मैं उनमें पार्टीज में नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो क्या करने वाले हैं। मुझे पार्टीज में नहीं जाना है। कुछ लोग चाहते थे कि मैं पार्टी में आऊं, बट ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं जाती थी। ना ही मुझे पसंद था और ना ही मेरे घर में ऐसा एनवायरनमेंट था कि मैं रात को 11-12 बजे तक पार्टी करके लौट, और ना ही अभी मैं ऐसी। तो मैं बहुत मिडिल क्लास और मान्यताओं को फॉलो करने वाली लड़की हमेशा से रही। आशा है मेरी कहानी उन लोगों के लिए, उन लोगों के अवसाद से लड़ने के लिए कारगर सिद्ध होगी कि कोई आपको कितना भी नीचा गिराए, यदि आपने अपने मन में ठान लिया है कि हमें ऊपर आना है, हमें कभी भी अपने आप को नीचे नहीं झुकाना है, कुछ भी हो जाए, तो आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। हमेशा आप एक सितारे की तरह चमकेंगे। और क्या कहूं, अवसाद और डिप्रेशन ये आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। हाँ, बशर्ते यदि आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना सीखें। यदि आप गुस्सा है तो गुस्सा हो, यदि आप दुखी हैं तो दुखी हो, उसको छुपाइए मत। किसी आपके घर में और अपने घर के अलावा किसी पे भरोसा मत करिए। ये मैं आपको अपनी लाइफ से बता देती हूँ। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त इसमें काम नहीं आता है। जो आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, सगे भाई बहन होते हैं ना, बस वही काम आते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ आपसे जुड़ी हुई है। बात ये है, आप दुखी होंगे तो कहीं ना कहीं वो भी दुखी होंगे, लेकिन किसी तीसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सिर्फ कुछ समय के लिए आपके साथ है, उसके बाद वो मजे लेके, जैसे डेली सोप होता है ना एकता कपूर का, चला जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी कहानी ने आपको इंस्पायर किया हो थोड़ा सा भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हो सकता है मेरी कहानी बहुत ज्यादा आपको अप एंड डाउन्स वाली नहीं लगी। उसमें बहुत सारे मैं एक पूरी बुक लिख सकती हूँ उसके ऊपर। इतने सारे इंसिडेंट्स घटे हैं मेरे साथ, आप सोच नहीं सकते हैं। 13 जून के दिन मेरी नानी की डेथ, 15 जून 2009 को 13 जून की रात शाम को ही हमें खबर मिली और मेरे मम्मी पापा चले गए। हम तीनों भाई बहन घर में अकेले और थे, क्योंकि 15 जून को एटीएम का मेरा पेपर था, फाइनल ईयर का, जो 8th सेमेस्टर होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है एटीएम, उसका मेरा पेपर था। मैंने अपनी एक फ्रेंड को, जिसको मैं बहुत अच्छा मानती थी, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कैसी तैयारी है? बोली और तेरी तैयारी तो हो गई होगी, तू तो टॉपर है। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत सैड हूँ। तो बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरी नानी की डेथ हो गई और हम लोग अपनी नानी से, हर बच्चा होता है, हर बच्चा अपनी नानी दादी के कारण हम लोग रुके हुए।
जैसे ही ये मेरा पेपर होगा हम लोग निकलेंगे। तो बोली अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नानी तो थी, हो गया। उस समय उसको ये बोलना चाहिए था कि हाँ आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ, बट तुम उस चीज़ को अपना आगे रहो, उस समय के लिए उस चीज़ को भूल तो नहीं सकते हैं, थोड़ा सा उबरने की कोशिश करो, कभी भी लगे तो मुझे फ़ोन कर लेना। क्या ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला उखड़ते हुए, अरे तो कोई बात नहीं ना, ठीक है, होता रहता है लाइफ में, नानी तो थी। आपकी नानी होती तो आपको ऐसा लगता। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्रेंड होने का दिखावा करते हैं और आपकी अच्छाई से, आपकी जो क्या बोलते हैं, आपके प्रदर्शन से वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उड़ते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। इसलिए मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। मीठी मीठी बातें करके आएंगे और बाद में आपके पीछे बुराई करके चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, उनसे भी रिश्ते मेंटेन करके चलिए। हाँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच, लेकिन अपने परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहिए। परिवार में जो आपके माता पिता भाई बहन है, उनसे ये कोई भी पर्दा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं आप उनके साथ पले बड़े हैं, उनको आपके नेचर के बारे में, आपकी अच्छाई बुराई सभी के बारे में पता है और उन्होंने आपको उन सारी चीज़ों के साथ अपनाया है। आप किसी के साथ अच्छा रहेंगे तो वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा, लेकिन यदि आपको गुस्सा आ गया तो वो आपको बुरा बोलने लगेगा। लेकिन परिवार के लोग, अगर आप अच्छे हैं या बुरे हैं, हर कंडीशन में आप, मैं फिर से वही दोहराऊंगी, डर डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी कभी नहीं हार सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बहुत बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट मुझे नहीं मिला है, मेरी लाइफ अभी और भी है और मुझे बहुत कुछ करना है। अब देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने एमटेक भी किया और उसके बाद मैंने जॉब भी की, जो मेरे मन मुताबिक थी मैंने वो सब किया। अब मैं अपनी फैमिली लाइफ अभी इंजॉय कर रही हूँ, मेरी बेटी छोटी है तो। सो आप भी अपनी लाइफ में ये गोल बनाइए कि आप क्या करना चाहते हो, छोटे छोटे गोल बनाइए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप छोटे छोटे गोल बनाओ कि आप क्या करना चाहते हो और उस तरफ आप धीरे धीरे अग्रसर हो जाए, ना कि आपने बहुत बड़ा गोल बना लिया उसके बाद आप सो गए, आप कल देखेंगे। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये अवसाद और डिप्रेशन जो भी ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो अपने परिवार माता पिता के साथ आप ऐसा मत करिए, जो मन में है वो अपनी जुबान पर लाइए और सारा कुछ उनको बता दीजिए। वो आपके अपने हैं, आपको समझेंगे और क्या पता आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ उपाय मिल जाए। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, पर जब आप अपनी बात रखते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपको पूरी पूरी बात बताऊं, इसमें कोई झोल घोल एडिटिंग ना हो, ताकि जो एक्चुअल में एक दो श्रोता भी हैं, अगर उनको उससे फायदा हो गया तो ऐसा मत करना। डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और इस जिंदगी में आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी ने आपको चुना है इस धरती पर। तो एक अवसर तो उसने आपको दिया ही है कि आप इधर आओ और परफॉर्म करो। जिंदगी एक रंगमंच है और हम सभी उसके कलाकार हैं। तो रंगमंच में क्या होता है, हमें अपने अभिनय का, कला का प्रदर्शन करना होता है, तो वही हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आओ पर इधर आओ, और ये है हमारी छोटी सी नन्ही सी परी। से हाय टू एवरीवन। ओके गो। तो बस अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और जिस चीज के लिए भी आपको पैशन है उसको आप जरूर करिए। मुझे साहित्य में हमेशा से रुचि रही है, मैंने उसको छोड़ा नहीं, वो हमेशा मेरे डायरी में के पन्नों में कहीं रहा जिंदा और अभी भी आपके सामने आती हूँ आपसे। और ऐसा ही रहा तो अपने जीवन के और भी बहुत सारे
ऐसे इंसिडेंट हैं जो आपको कुछ प्रेरणा दे सकें, मेरी ऐसी कोशिश रहेगी। आई होप ये आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। और प्लीज़ अवसाद और डिप्रेशन भूल जाइए, सिर्फ अपनों के टच में रहिए, अपनों के प्यार भरे स्पर्श की अनुभूति हमेशा करते रहिए, उन्हें अपने से पराया मत करें, क्योंकि वो आपके प्यार के भूखे, आपके समय के भूखे, उन्हें आपके पैसों से कोई मतलब नहीं। समझिए अपने परिवार की इम्पोर्टेंस, अपने माता पिता के साथ हमेशा जुड़े।